हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। नया संतुलन बना लेने के बाद आरव की जिंदगी में एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी। वो स्थिरता जो बाहर से शांत दिखती है लेकिन भीतर बहुत गहरी होती है। ये वो दौर था जब इंसान हर दिन खुद से लड़ने की बजाय खुद को समझने लगता है। आरव अब हर सुबह पहले की तरह हड़बड़ी में नहीं उठता था। वो खिड़की के पास खड़ा होकर कुछ पल आसमान को देखता, हल्की हवा को महसूस करता और फिर अपने दिन की शुरुआत करता। उसकी दिनचर्या अब एक लय में चलने लगी थी। सुबह योग और टहलना, फिर नाश्ता अनाया के साथ, थोड़ी देर अखबार और खबरें, फिर ऑफिस का काम और शाम को परिवार के लिए समय। ये सब सुनने में साधारण लगता था, लेकिन आरव के लिए ये किसी उपलब्धि से कम नहीं था, क्योंकि उसने ये लय बहुत संघर्ष के बाद पाई थी। ऑफिस में भी अब वही स्थिरता दिखने लगी थी। राष्ट्रीय कार्यक्रम अपने तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका था। अब इसका फोकस सिर्फ जागरूकता पर नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता पर था। स्थानीय टीमें खुद प्रशिक्षण देने लगी थी। नई पीढ़ी खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी ले रही थी। आरव को लगता था कि अब वो धीरे धीरे पीछे हट सकता है। सिस्टम तैयार हो चुका था, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि जिंदगी इतनी आसानी से कभी सीधी नहीं चलती। कुछ न कुछ आने वाला है और वो गलत नहीं था। एक दिन सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसे एक गोपनीय रिपोर्ट दी गई। ये रिपोर्ट देश के कुछ सीमावर्ती इलाकों में चल रही संदिग्ध डिजिटल गतिविधियों से जुड़ी थी। वहां से अचानक बड़ी मात्रा में डेटा विदेश भेजा जा रहा था। ये वही पैटर्न था जो उसने पहले नेटवर्क में देखा था। आरव ने रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी। हर पंक्ति उसे पुराने दिनों की याद दिला रही थी। वही छुपाव, वही चालाकी, वही धीरे धीरे घुसपैठ। उसका मन गंभीर हो गया। क्या ये फिर से शुरुआत है? क्या कोई नया नेटवर्क पनप रहा है? उसने तुरंत अपनी विश्वसनीय टीम को बुलाया। सबने मिलकर रिपोर्ट का विश्लेषण किया। शुरुआती जांच में पता चला कि यह किसी संगठित गिरोह का काम हो सकता है जो सीमावर्ती इलाकों की कमजोर इंटरनेट संरचना का फायदा उठा रहा है। यह मामला संवेदनशील था। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू भी था। आरव जानता था कि अब उसे बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। घर में उसने ये बात अनाया से साझा की। अनाया ने उसकी आंखों में वही पुरानी चिंता देखी जो वो पहले भी कई बार देख चुकी थी। लेकिन इस बार फर्क ये था कि आरव डरा हुआ नहीं था। वो सतर्क था, जिम्मेदार था और तैयार था। अर्जुन अब विदेश में था, लेकिन नियमित संपर्क में रहता था। वीडियो कॉल पर उसने अपने पिता को समझाया कि इस बार तकनीक बहुत ज्यादा जटिल हो चुकी है। छोटे छोटे समूह भी बड़े नुकसान कर सकते हैं। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे एहसास हुआ कि अब लड़ाई पहले से ज्यादा तकनीकी हो गई है। अब सिर्फ हिम्मत नहीं, समझ भी चाहिए। उसने तुरंत कुछ विशेषज्ञों की एक नई टीम बनाई जिसमें साइबर सुरक्षा, खुफिया विश्लेषण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार शामिल थे। इस बार वो अकेले नहीं लड़ना चाहता था, वो सामूहिक ताकत चाहता था। ऑफिस में माहौल फिर से गंभीर हो गया था, लेकिन घबराया हुआ नहीं। अब सबको अनुभव हो चुका था। वे जानते थे कि संकट से कैसे निपटना है। आरव ने टीम से कहा कि इस बार हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे।
पहले पूरी तस्वीर देखेंगे, फिर कदम उठाएंगे। धीरे धीरे डेटा के धागे जुड़ने लगे। कुछ संदिग्ध आईपी एड्रेस, कुछ फर्जी कंपनियां, कुछ नकली एनजीओ, सब एक दूसरे से जुड़े हुए दिखने लगे। ये एक नया जाल था, पुराने से ज्यादा खतरनाक, क्योंकि ये समाज सेवा और विकास के नाम पर चल रहा था। आरव को यह देखकर गुस्सा नहीं आया, उसे दुख हुआ कि कुछ लोग आज भी देश और समाज का फायदा उठाने से नहीं चूकते। एक शाम वो घर लौटते समय बहुत सोच में डूबा हुआ था। अनाया ने उसे चुप देखकर पूछा तो उसने कहा कि लगता है लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। अनाया ने कहा कि शायद खत्म नहीं होती, लेकिन हर बार हम थोड़े मजबूत हो जाते हैं। ये बात आरव के दिल को छू गई। उसने सोचा कि शायद यही जिंदगी है, हर सुबह नई चुनौती, हर शाम नई सीख और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा कि नई सुबह की आहट कभी कभी खतरे की होती है, कभी उम्मीद की। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उसे कैसे सुनते हैं, और वो इस आहट को डर से नहीं, तैयारी से सुन रहा था। सीमावर्ती इलाकों से आई संदिग्ध डिजिटल गतिविधियों की रिपोर्ट ने आरव के भीतर एक पुराना अलार्म फिर से जगा दिया था। यह सिर्फ डेटा ट्रांसफर का मामला नहीं था, ये उस विश्वास पर हमला था जिसे उसने वर्षों की मेहनत से खड़ा किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार दुश्मन सामने नहीं था, वो परछाइयों में छिपा था। ऑफिस में अगले कुछ दिनों तक लगातार बैठकें चलती रहीं। साइबर विशेषज्ञों ने नेटवर्क ट्रैफिक की गहराई से जांच शुरू की। हर आईपी एड्रेस, हर सर्वर लोकेशन और हर डिजिटल हस्ताक्षर को बारीकी से परखा गया। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। ये कोई साधारण हैकर गिरोह नहीं था, ये एक संगठित नेटवर्क था जो विकास परियोजनाओं और सामाजिक संस्थाओं की आड़ में काम कर रहा था। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि उनके पास स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ थी। कुछ छोटे एनजीओ और तकनीकी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से वे सरकारी परियोजनाओं के डेटा तक पहुंच बना रहे थे। वे सीधे हमला नहीं कर रहे थे, वे धीरे धीरे भरोसा जीतते, फिर भीतर घुसते और फिर जानकारी निकालते। ये रणनीति बेहद खतरनाक थी, क्योंकि ये भरोसे के सहारे ही चल रही थी। आरव को पुराने दिनों की याद आ गई, जब उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए थे, जब उसे लगा था कि भरोसा ही उसकी कमजोरी बन गया है। लेकिन अब वो उस दौर से आगे निकल चुका था। अब वो भरोसे को खत्म नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे सुरक्षित करना चाहता था। उसने तुरंत निर्णय लिया कि इस मामले को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। पहले पूरे नेटवर्क को समझना जरूरी था। उसने अपनी टीम से कहा कि इस बार हर कदम 2 बार सोचा जाएगा, जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं होगी। घर में अनाया ने उसकी आंखों में फिर वही चमक देखी जो हर बड़ी लड़ाई से पहले दिखती थी। लेकिन इस बार उसमें घबराहट नहीं थी, उसमें अनुभव था। वो समझ गई कि आरव फिर एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अर्जुन से वीडियो कॉल पर जब उसने ये बात साझा की तो अर्जुन ने कहा कि आज के दौर में डेटा ही ताकत है। अगर डेटा सुरक्षित नहीं है तो कोई भी व्यवस्था सुरक्षित नहीं रह सकती। उसकी बातों में अब एक परिपक्वता थी जो आरव को गर्व से भर देती थी। अगले कुछ दिनों में टीम ने कुछ और चौंकाने वाली जानकारियां जुटाई। पता चला कि यह नेटवर्क सिर्फ डेटा चोरी तक सीमित नहीं था। वे धीरे धीरे कुछ स्थानीय नेताओं और प्रभावशाली लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे। उन्हें छोटे छोटे आर्थिक लाभ देकर अपने प्रभाव में ले रहे थे। यह सिर्फ साइबर हमला नहीं था, यह सामाजिक घुसपैठ थी। आरव ने महसूस किया कि यह मामला सिर्फ तकनीकी नहीं, मानवीय भी है। अगर लोगों का लालच और डर ही दुश्मन का हथियार बन जाए तो लड़ाई और कठिन हो जाती है। उसने एक नई रणनीति बनाई। पहले उन इलाकों में जागरूकता अभियान बढ़ाया जाएगा। स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर लोगों को बताया जाएगा कि कैसे फर्जी संस्थाएं उनके बीच घुसपैठ कर रही है। साथ ही तकनीकी सुरक्षा को भी मजबूत किया जाएगा। लेकिन वो जानता था कि ये लंबी लड़ाई होगी।
एक शाम ऑफिस से लौटते समय वो कार की खिड़की से बाहर देख रहा था। शहर की रोशनी चमक रही थी। लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। उसे लगा कि यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इन साधारण लोगों की जिंदगी को सुरक्षित रखना। घर पहुंचकर उसने अनाया के साथ चाय पी। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर अनाया ने धीरे से कहा कि उसे अब डर नहीं लगता, क्योंकि उसने देखा है कि आरव हर बार मजबूत होकर उभरता है। ये विश्वास ही उसकी असली ताकत था। उधर टीम को एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला। कुछ संदिग्ध सर्वर एक विदेशी कंपनी के माध्यम से संचालित हो रहे थे। ये कंपनी दिखने में वैध थी, लेकिन उसके पीछे फर्जी निवेशकों का जाल था। आरव समझ गया कि ये नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। अब मामला और गंभीर हो चुका था। उसने संबंधित एजेंसियों से समन्वय बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन सब कुछ गोपनीय रखा गया, क्योंकि अगर दुश्मन को भनक लग गई तो वो सबूत मिटा सकता था। रात को अपनी डायरी में उसने लिखा कि परछाइयों से लड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि वे दिखती नहीं हैं, लेकिन अगर रोशनी मजबूत हो तो परछाइयां खुद ब खुद पीछे हट जाती है। वो जानता था कि ये रोशनी सिर्फ तकनीक से नहीं आएगी। ये रोशनी लोगों के विश्वास, जागरूकता और एकता से आएगी, और यही उसकी असली लड़ाई थी। वो फिर एक बार तैयार था, ना गुस्से से, ना बदले से, बल्कि जिम्मेदारी से, क्योंकि उसे पता था कि ये जाल चाहे कितना भी गहरा हो, उसे तोड़ना ही होगा। परछाइयों के उस जाल को समझने के बाद आरव के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो लोगों का भरोसा बनाए रखे। तकनीकी सुरक्षा मजबूत करना जरूरी था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था कि आम लोग और स्थानीय संस्थाएं किसी गलत प्रभाव में न आए। अगर भरोसा टूट गया तो कोई भी व्यवस्था टिक नहीं सकती। इसलिए उसने सबसे पहले उन इलाकों में जागरूकता अभियान तेज करने का फैसला किया जहां संदिग्ध गतिविधियां सबसे ज्यादा पाई गई थी। स्थानीय शिक्षकों, पंचायत सदस्यों, स्वयंसेवी संगठनों और युवाओं को साथ लेकर छोटे छोटे कार्यक्रम शुरू किए गए। इन कार्यक्रमों में उन्हें बताया जाता कि कैसे फर्जी संस्थाएं धीरे धीरे लोगों को अपने जाल में फंसाती है, कैसे लालच और डर का इस्तेमाल किया जाता है, और कैसे सही जानकारी की पहचान की जा सकती है। आरव खुद भी कई बार इन इलाकों में गया। वो बड़े मंच से भाषण देने की बजाय छोटे कमरों में बैठकर लोगों से बातें करता, उनकी समस्याएं सुनता, उनके डर समझता और उन्हें आसान भाषा में समझाता कि ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, हर नागरिक की है। लोगों को ये तरीका बहुत पसंद आया। उन्हें लगा कि ये कोई दूर बैठा अधिकारी नहीं, बल्कि उनका अपना आदमी है। घर में अनाया को उसकी ये मेहनत देखकर कभी कभी चिंता भी होती थी। उसे डर लगता था कि वो फिर से खुद को जरूरत से ज्यादा थका रहा है। लेकिन इस बार फर्क ये था कि आरव खुद अपनी सीमाओं को समझने लगा था। वो बीच बीच में आराम भी करता, परिवार के साथ समय भी बिताता और खुद को संभाल कर रखता। अर्जुन से भी उसकी बातचीत लगातार चलती रहती थी। अर्जुन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल एथिक्स पर काम कर रहा था। वो अपने अनुभव साझा करता और अपने पिता को नई तकनीकी चुनौतियों के बारे में बताता। दोनों के बीच अब एक दोस्त जैसा रिश्ता बन चुका था। इसी दौरान एक बड़ा झटका लगा। एक प्रसिद्ध स्थानीय एनजीओ जो वर्षों से सामाजिक काम कर रहा था, उसके कुछ सदस्यों के नेटवर्क से जुड़े होने के सबूत मिले। ये एनजीओ लोगों के बीच बहुत सम्मानित था। उसके माध्यम से ही कई सरकारी योजनाएं चलती थी। जब यह खबर आरव तक पहुंची तो वो कुछ देर चुप बैठा रहा। उसे पता था कि अगर ये बात सार्वजनिक हुई तो लोगों का भरोसा बुरी तरह टूट सकता है, लेकिन अगर इसे छुपाया गया तो समस्या और गहरी हो जाएगी। ये फिर से एक नैतिक परीक्षा थी। उसने तुरंत निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। न कोई जल्दबाजी, न कोई पूर्वाग्रह। हर दस्तावेज, हर लेन देन और हर संपर्क की जांच की गई। कुछ ही दिनों में साफ हो गया कि एनजीओ का नेतृत्व निर्दोष था।
लेकिन उसके कुछ निचले स्तर के कर्मचारी नेटवर्क के संपर्क में आ चुके थे। ये एक जटिल स्थिति थी। पूरे संगठन को दोषी ठहराना गलत होता, लेकिन गलती को नजरअंदाज करना भी गलत था। आरव ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया। उसने एनजीओ के नेतृत्व से खुलकर बात की, उन्हें पूरी जानकारी दी और सुधारात्मक कदमों पर सहमति बनाई। दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। साथ ही पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखा गया। लोगों को बताया गया कि क्या हुआ, क्यों हुआ और अब क्या किया जा रहा है। इस पारदर्शिता ने भरोसे को टूटने से बचा लिया। लोगों को लगा कि उनसे कुछ छुपाया नहीं जा रहा। यही आरव की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन इस पूरे मामले ने उसे अंदर से झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि कोई भी संस्था, चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर सतर्क न रहे तो कमजोर पड़ सकती है। एक रात वो देर तक जागता रहा। वो सोचता रहा कि क्या वो सच में इस सब के लिए तैयार है। क्या वो हर दिन ऐसे फैसले ले सकता है जिनमें कोई भी पूरी तरह खुश न हो। अनाया ने उसकी बेचैनी महसूस की और उसके पास बैठ गई। उसने कहा कि सही रास्ता अक्सर अकेला होता है, लेकिन वही सही होता है। ये बात आरव को बहुत ताकत देती थी। अगले दिनों में उसने जागरूकता अभियान को और व्यापक बना दिया। अब इसमें स्थानीय भाषा, स्थानीय उदाहरण और स्थानीय जरूरतों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। इससे लोगों की भागीदारी और बढ़ी। धीरे धीरे नेटवर्क का असर कमजोर होने लगा। उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। कुछ सदस्य पकड़े गए, कुछ भाग गए, कुछ ने खुद ही पीछे हटना शुरू कर दिया। लेकिन आरव जानता था कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक दौर है, अंत नहीं। रात को अपनी डायरी में उसने लिखा कि भरोसा एक शीशे की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो जोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसे संभाल कर रखा जाए तो वो बहुत मजबूत भी हो सकता है। और वो इसी भरोसे को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। हर दिन, हर फैसले में, हर कदम पर, क्योंकि यही उसकी असली जिम्मेदारी थी और यही उसकी असली ताकत भी। भरोसे की परीक्षा से निकलने के बाद आरव पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और संवेदनशील हो चुका था। उसे अब ये अच्छी तरह समझ आ गया था कि लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं होती, बल्कि अंदर की कमजोरियों से भी होती है। हर संस्था, हर व्यक्ति और हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ दरारें होती है। सवाल ये नहीं होता कि दरारें हैं या नहीं, सवाल ये होता है कि हम उन्हें समय रहते पहचानते हैं या नहीं। सीमावर्ती इलाकों में चल रहे जागरूकता अभियानों का असर अब साफ दिखने लगा था। लोग अब किसी भी नई संस्था या योजना पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते थे। वे सवाल पूछने लगे थे, दस्तावेज मांगने लगे थे और स्थानीय प्रशासन से पुष्टि करने लगे थे। ये बदलाव आरव के लिए सबसे बड़ी सफलता थी, क्योंकि अब लोग खुद अपनी सुरक्षा कर रहे थे। ऑफिस में उसकी टीम भी पहले से ज्यादा सजग हो चुकी थी। अब हर नए प्रोजेक्ट पर कई स्तरों पर जांच होती थी। हर डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू करने से पहले उसकी सुरक्षा समीक्षा की जाती थी। ये प्रक्रिया समय लेती थी, लेकिन भरोसेमंद थी। आरव को कभी कभी ये सब धीमा लगता था, लेकिन वो जानता था कि मजबूती की रफ्तार हमेशा धीमी होती है। घर में अनाया ने देखा कि अब आरव ज्यादा गंभीर हो गया है। वो पहले की तरह खुलकर हंसता जरूर था, लेकिन उसके भीतर एक नई गहराई आ गई थी, जैसे वो हर पल कुछ न कुछ सीख रहा हो। एक शाम दोनों बालकनी में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। शहर की रोशनी दूर तक फैली थी। अनाया ने कहा कि उसे लगता है कि ये सब संघर्ष उन्हें पहले से ज्यादा करीब ले आया है। आरव ने महसूस किया कि वो सही कह रही है, क्योंकि मुश्किल वक्त ही रिश्तों की असली पहचान कराता है। अर्जुन भी अब विदेश से अपने अनुभव साझा करता रहता था। वो बताता कि वहां भी डेटा सुरक्षा और फेक न्यूज एक बड़ी समस्या है। दुनिया के हर कोने में ये लड़ाई चल रही है। ये सुनकर आरव को एहसास हुआ कि उसकी कोशिशें सिर्फ देश तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक वैश्विक संघर्ष का हिस्सा है। इसी दौरान
एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। नेटवर्क के कुछ प्रमुख सदस्य अब अपने पुराने तरीके छोड़कर नई पहचान के साथ काम करने की कोशिश कर रहे थे। वे खुद को तकनीकी सलाहकार और निवेशक बताकर नई परियोजनाओं में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये उनकी आखिरी चालों में से एक थी। अगर वे सफल हो जाते तो फिर से वही कहानी दोहराई जाती। आरव ने इस बार पहले से ज्यादा तेजी से काम किया। उसने संबंधित विभागों के साथ मिलकर एक साझा डेटाबेस बनाया, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों और संस्थाओं की जानकारी रखी जाने लगी। ये डेटाबेस पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी था। अब कोई भी बड़ी परियोजना शुरू करने से पहले इस डेटाबेस से मिलान किया जाने लगा। ये एक मजबूत ढाल बन गई। धीरे धीरे नेटवर्क की बची खुची ताकत भी कमजोर पड़ने लगी। उनके रास्ते बंद होने लगे, उनके संपर्क टूटने लगे, उनका प्रभाव खत्म होने लगा। लेकिन आरव जानता था कि यह सब स्थायी नहीं होता। अगर सजगता कम हुई तो नए चेहरे, नए नाम और नए तरीके फिर से आ सकते हैं। इसलिए उसने इस पूरी प्रक्रिया को संस्थागत रूप दे दिया। अब ये किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं थी, ये सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन उसे एक बुजुर्ग शिक्षक का पत्र मिला। उसमें लिखा था कि वर्षों की सेवा के बाद पहली बार उन्हें लगता है कि देश सही दिशा में बढ़ रहा है। ये पढ़कर आरव की आंखें भर आई। उसे लगा कि शायद यही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है। लोगों का भरोसा और उनकी उम्मीद। रात को वो अपनी डायरी लिखते हुए बहुत देर तक रुका रहा। उसने लिखा कि अंधेरे में एक छोटा सा दीप भी बहुत मायने रखता है। जरूरी नहीं कि हम पूरा अंधेरा मिटा दें। अगर हम थोड़ा सा उजाला भी फैला सके तो रास्ता दिखने लगता है। वो खुद को उसी दीप की तरह देखने लगा था, न बहुत बड़ा, न बहुत चमकदार, बस लगातार जलता हुआ, बिना थके, बिना बुझने के। घर में लौटकर उसने अनाया से कहा कि अब उसे लगता है कि वो अपने जीवन के सबसे सही दौर में है। न बहुत बेचैन, न बहुत निश्चिंत, बस जागरूक और संतुलित। अनाया ने मुस्कुराकर कहा कि यही असली परिपक्वता है। आरव ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब किसी मंजिल की ओर नहीं, बल्कि एक सोच की ओर बढ़ रही है। एक ऐसी सोच जहां डर की जगह जिम्मेदारी हो, लालच की जगह ईमानदारी हो और भ्रम की जगह सच हो। और इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ रहा था, एक जलते हुए दीप की तरह। अंधेरे में जलते दीप की तरह आरव अब एक स्थिर और भरोसेमंद प्रतीक बन चुका था। उसकी पहचान अब किसी पद, किसी पुरस्कार या किसी विवाद से नहीं जुड़ी थी, बल्कि उसके चरित्र और फैसलों से जुड़ चुकी थी। लोग उसे एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे थे जो मुश्किल हालात में भी संतुलन नहीं खोता। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती। जब सब कुछ शांत लगने लगता है, तभी कोई नई चुनौती दस्तक देती है। एक सुबह जब आरव ऑफिस पहुंचा तो उसे एक अत्यंत गोपनीय फाइल सौंपी गई। ये फाइल देश के सबसे बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी थी, जिसमें करोड़ों लोगों का डेटा और सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना थी। ये परियोजना देश के भविष्य के लिए बेहद अहम थी। लेकिन इस फाइल में कुछ ऐसी जानकारियां थी जिन्होंने आरव की चिंता बढ़ा दी। कुछ तकनीकी साझेदारों की पृष्ठभूमि संदिग्ध थी, कुछ निवेश स्रोत स्पष्ट नहीं थे, कुछ सर्वर विदेशों में स्थित थे। ये सब संकेत दे रहे थे कि कहीं न कहीं जोखिम छुपा हुआ है। आरव ने फाइल को कई बार पढ़ा, हर पंक्ति को समझा, हर विवरण पर गौर किया। उसे महसूस हुआ कि यह प्रोजेक्ट अगर सही तरीके से चला तो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो इसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ये दोधारी तलवार थी। घर लौटकर उसने इस बारे में अनाया से बात की। अनाया ने कहा कि हर बड़ी सफलता के साथ बड़ा जोखिम जुड़ा होता है, लेकिन समझदारी यही है कि जोखिम को नजरअंदाज न किया जाए। अर्जुन से भी उसने वीडियो कॉल पर चर्चा की। अर्जुन ने तकनीकी दृष्टि से बताया कि केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म जितना सुविधाजनक होता है, उतना ही संवेदनशील भी।
अगर सुरक्षा में जरा सी चूक हो जाए तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। आरव को अब और सतर्क होना पड़ा। ऑफिस में उसने एक स्वतंत्र समीक्षा समिति बनाई। इसमें सरकारी विशेषज्ञों के साथ साथ निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों को भी शामिल किया गया। उसका उद्देश्य था कि हर पहलू से प्रोजेक्ट की जांच हो। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को यह फैसला पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि इससे परियोजना में देरी होगी। कुछ ने तो यह भी कहा कि आरव जरूरत से ज्यादा सावधानी बरत रहा है, लेकिन आरव ने अपनी बात पर डटे रहने का फैसला किया। उसे पता था कि जल्दबाजी सबसे बड़ा दुश्मन होती है। समीक्षा समिति ने काम शुरू किया। तकनीकी ढांचा, कानूनी अनुबंध, वित्तीय लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों की गहन जांच की जाने लगी। धीरे धीरे कुछ चिंताजनक तथ्य सामने आने लगे। कुछ विदेशी कंपनियां पहले भी डेटा उल्लंघन के मामलों में फंस चुकी थी। कुछ निवेश फंड्स का स्रोत अस्पष्ट था। कुछ सर्वर लोकेशन संवेदनशील क्षेत्रों के पास थी। ये सब मिलकर एक खतरनाक तस्वीर बना रहे थे। आरव को लगा कि अगर उसने ये प्रोजेक्ट ऐसे ही आगे बढ़ने दिया तो वो अपने पूरे जीवन की मेहनत पर पानी फेर देगा। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव बढ़ने लगा। कुछ बड़े अधिकारी चाहते थे कि प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो। इसे राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा जाने लगा। आरव के सामने फिर वही पुरानी दुविधा खड़ी हो गई। सुरक्षित रास्ता चुनो या आसान रास्ता। वो जानता था कि आसान रास्ता उसे अस्थायी लोकप्रियता देगा, लेकिन सुरक्षित रास्ता देश को दीर्घकालीन सुरक्षा देगा। एक रात वो देर तक ऑफिस में बैठा रहा। बाहर शहर सो रहा था। अंदर सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी। वो फाइलों के ढेर को देखता रहा और सोचता रहा कि एक गलत फैसला कितने लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ फैसले लेना नहीं, बल्कि उनके परिणामों की जिम्मेदारी लेना भी है। अगले दिन उसने स्पष्ट फैसला लिया। प्रोजेक्ट तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हर संदेह दूर न हो जाए। उसने ये फैसला सार्वजनिक रूप से रखा। कारण बताए, आंकड़े दिखाए, जोखिम समझाए। कुछ लोगों ने उसकी तारीफ की, कुछ ने आलोचना की, कुछ ने नाराजगी दिखाई, लेकिन वो शांत रहा। घर में अनाया ने उसका हौसला बढ़ाया। उसने कहा कि वो हमेशा वही रास्ता चुनता है जो सही होता है, चाहे वो कठिन ही क्यों न हो। आरव ने महसूस किया कि यही उसकी असली ताकत है। समर्थन, विश्वास और आत्मसम्मान। नई चुनौती अब सामने थी और वो फिर से तैयार था। इस बार भी सच के साथ, धैर्य के साथ और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं थी। ये भविष्य की सुरक्षा की लड़ाई थी। दबाव और धैर्य की उस लंबी लड़ाई के बाद जब नई डिजिटल परियोजना को सुरक्षित ढंग से दोबारा शुरू करने की घोषणा हुई तो पूरे सिस्टम में एक तरह की राहत की लहर दौड़ गई। कई महीनों तक चली अनिश्चितता, बहस और तनाव के बाद अब चीजें एक स्पष्ट दिशा में बढ़ रही थी। ये दिशा आसान नहीं थी, लेकिन सही थी। आरव को यह देखकर सुकून मिला कि उसकी जिद, उसकी सावधानी और उसका धैर्य बेकार नहीं गया। ऑफिस में माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जो लोग कुछ समय पहले तक डरे हुए थे, अब फिर से आत्मविश्वास से काम करने लगे थे। जिन कर्मचारियों ने दूसरी नौकरी देखने की सोची थी, वे भी वापस जुड़ने लगे। टीम को फिर से भरोसा हो गया था कि उनके नेतृत्व में वे सुरक्षित हैं। ये भरोसा आरव के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। मीडिया में भी धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। पहले जहां उसे विकास में बाधा बताया जा रहा था, अब वही चैनल उसे दूरदर्शी और जिम्मेदार नेता कहने लगे थे। कुछ अखबारों ने तो उसके फैसले को भविष्य की रक्षा का नाम दिया। आरव ये सब देखकर खुश जरूर हुआ, लेकिन उसने खुद को इससे दूर ही रखा। उसे पता था कि तारीफ भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है जितनी आलोचना। दोनों इंसान को भटका सकती है। घर में अनाया ने इस बदलाव को बहुत करीब से महसूस किया। अब फोन कम आते थे।
रात को आरव ज्यादा चैन से सोने लगा था। चेहरे पर वो पुरानी थकान कम होने लगी थी। एक शाम दोनों बालकनी में बैठे थे। अनाया ने कहा कि अब उसे लगने लगा है कि शायद ये दौर थोड़ा स्थिर रहने वाला है। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि जिंदगी में स्थिरता भी एक अस्थायी चीज होती है, लेकिन अगर मन स्थिर हो जाए तो हालात ज्यादा असर नहीं करते। अर्जुन भी इस समय अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उसने अपने पिता को एक लंबा ईमेल भेजा जिसमें उसने लिखा कि उसके कई विदेशी साथी आरव के फैसलों की तारीफ कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दबाव में भी सही रास्ता नहीं छोड़ते। ये पढ़कर आरव की आंखें नम हो गई। उसे लगा कि उसकी मेहनत सिर्फ देश में ही नहीं, बाहर भी समझी जा रही है। लेकिन इस बीच एक और चुनौती सामने आई। नई परियोजना के तहत अब स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भर्ती होनी थी। इसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना बहुत जरूरी था। अगर यहां गड़बड़ी हुई तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता था। आरव ने खुद इस प्रक्रिया पर नजर रखने का फैसला किया। उसने एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र बनाया जिसमें सामाजिक संगठनों और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया गया। हर नियुक्ति, हर परीक्षा और हर चयन प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया जाने लगा। कुछ लोग इसे बहुत सख्त व्यवस्था कहने लगे, लेकिन आरव जानता था कि शुरुआत में सख्ती जरूरी होती है। धीरे धीरे इस प्रक्रिया की तारीफ होने लगी। लोगों को लगा कि उन्हें सच में बराबरी का मौका मिल रहा है। सिफारिश और रिश्वत की शिकायतें लगभग खत्म हो गई। ये बदलाव समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि लोगों का सिस्टम पर भरोसा लौटने लगा था। एक दिन आरव एक छोटे से प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन पर गया। वहां एक ग्रामीण युवक ने उससे कहा कि पहली बार उसे बिना किसी जान पहचान के नौकरी मिली है। उसकी आंखों में जो खुशी थी वो आरव के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थी। उसे लगा कि यही असली सफलता है। इसी दौरान पुराने नेटवर्क से जुड़े कुछ लोग फिर से सक्रिय होने की कोशिश करने लगे। वे नई कंपनियों और नई पहचान के साथ सिस्टम में घुसना चाहते थे, लेकिन इस बार निगरानी मजबूत थी। वे जल्दी पकड़ लिए गए। आरव को यह देखकर संतोष हुआ कि अब सिस्टम खुद को बचाना सीख चुका है। यह सबसे बड़ा बदलाव था। अब सब कुछ उस पर निर्भर नहीं था। व्यवस्था मजबूत हो चुकी थी। घर में अब एक और खुशी की तैयारी हो रही थी। अर्जुन जल्द ही छुट्टियों में वापस आने वाला था। अनाया ने घर सजाना शुरू कर दिया। आरव भी उसके लौटने को लेकर उत्साहित था। उसे लगता था कि परिवार का साथ ही उसकी असली ताकत है। रात को वो अपनी डायरी में लिखता कि भरोसा धीरे धीरे बनता है, इंटेंट जोड़कर। उसे तोड़ना आसान होता है, लेकिन बनाना कठिन। और उसने इस भरोसे को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब वो पहले से ज्यादा संतुलित, शांत और मजबूत महसूस करता था। उसे पता था कि आगे भी उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। उसके साथ लोग हैं, उनका भरोसा है, और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि जब विश्वास लौट आता है तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। विश्वास की वापसी के बाद आरव के आसपास का माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और सकारात्मक हो चुका था। जो डर, संदेह और अनिश्चितता कुछ महीनों पहले हर फैसले के साथ जुड़ी रहती थी, वो अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। लोग फिर से भविष्य के बारे में सोचने लगे थे, योजनाएं बनाने लगे थे और बिना हिचक अपने विचार साझा करने लगे थे। ये बदलाव अचानक नहीं आया था। इसके पीछे अनगिनत रातों की मेहनत, असंख्य ईमानदार फैसले और न जाने कितनी कुर्बानियां थी। आरव इस सब को बहुत गहराई से महसूस करता था। ऑफिस में अब नए डिजिटल प्रोजेक्ट का काम व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रहा था। हर चरण पर समीक्षा, हर तकनीकी हिस्से की जांच और हर साझेदार की पृष्ठभूमि की पुष्टि की जा रही थी। ये प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा सख्त थी, लेकिन इसी वजह से भरोसेमंद भी थी। कई विदेशी विशेषज्ञों ने भी इस नई व्यवस्था की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये मॉडल भविष्य में अन्य देशों के लिए उदाहरण बन सकता है। आरव को यह सुनकर गर्व तो हुआ,
लेकिन उसने इसे अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं माना। उसे लगता था कि ये पूरी टीम और सिस्टम की जीत है। घर में भी माहौल खुशनुमा था। अर्जुन की वापसी करीब थी। अनाया हर दिन कुछ न कुछ नया प्लान बनाती। कभी उसका पसंदीदा खाना, कभी पुराने फोटो एल्बम, कभी घर की सजावट। ये सब देखकर आरव को लगता कि इतने संघर्षों के बाद ये छोटे छोटे पल ही असली इनाम है। इसी दौरान एक और संवेदनशील मामला सामने आया। कुछ पुराने ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई कि नई पारदर्शी प्रक्रिया के कारण उन्हें नुकसान हो रहा है। वे कहते थे कि पहले काम जल्दी हो जाता था, अब नियमों के कारण देरी होती है। ये मामला जटिल था क्योंकि कुछ हद तक उनकी बात सही भी थी। सख्ती से प्रक्रिया धीमी हो गई थी, लेकिन इससे गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ी थी। आरव ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने एक विस्तृत अध्ययन करवाया। ये देखा गया कि कहां अनावश्यक देरी हो रही है और कहां नियम जरूरी है। फिर उसने संतुलित बदलाव किए। कुछ प्रक्रियाओं को सरल बनाया, कुछ को वैसा ही रखा। उसने ये दिखाया कि पारदर्शिता का मतलब कठोरता नहीं, समझदारी भी होता है। लोगों को ये तरीका पसंद आया। उन्हें लगा कि उनकी बात सुनी जा रही है। धीरे धीरे शिकायतें कम होने लगी। उधर नेटवर्क के बचे हुए सदस्य अब लगभग निष्क्रिय हो चुके थे। उनके रास्ते बंद हो चुके थे, बैंक खाते सील थे, संपर्क टूट चुके थे। नई पहचान बनाने की कोशिशें भी असफल हो रही थी। ये देखकर आरव को राहत मिली, लेकिन उसने कभी इसे अंतिम जीत नहीं माना। वो जानता था कि लालच और गलत इरादे पूरी तरह खत्म नहीं होते, उन्हें लगातार रोकना पड़ता है। एक शाम वो ऑफिस से लौटते समय बहुत थका हुआ था। गाड़ी में बैठकर उसने आंखें बंद कर ली। उसे अपने पूरे सफर की झलकियां दिखने लगी। वो दौर जब उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, जब वो घर जमाई बनकर साधारण जिंदगी जी रहा था, जब उसकी याददाश्त वापस आई, जब उसने बदला नहीं बल्कि न्याय चुना, जब उसने परछाइयों से लड़ाई लड़ी, जब उसने सम्मान पाया। और अब यह दौर जहां वो सिस्टम की रीढ़ बन चुका था। उसे एहसास हुआ कि ये सब किसी चमत्कार से नहीं हुआ, ये हर दिन के छोटे छोटे सही फैसलों से हुआ। घर पहुंचकर उसने अनाया से कहा कि उसे लगता है कि उन्होंने एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। अनाया ने मुस्कुराकर कहा कि ये दीवार ईंटों की नहीं, सच की है। ये बात आरव के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उसने कहा कि अब उनका लक्ष्य सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा करना नहीं, बल्कि इस मॉडल को स्थायी बनाना है, ताकि आने वाले वर्षों में भी ये सुरक्षित रहे। उसने उत्तराधिकार योजना भी बनाई, नए नेताओं को तैयार किया, उन्हें सिखाया कि सिस्टम को कैसे ईमानदारी से चलाया जाए। वो चाहता था कि उसके बाद भी ये दीवार मजबूत बनी रहे। रात को अपनी डायरी में उसने लिखा कि सच से बनी दीवार धीरे बनती है, लेकिन जब बन जाती है तो तूफान भी उसे गिरा नहीं पाते। अब उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी थी। डर कम हो गया था, अस्थिरता कम हो गई थी, विश्वास बढ़ गया था। और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उसने सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बचाया था, उसने एक सोच को बचाया था, एक संस्कृति को, एक भविष्य को। और इसी मजबूत दीवार के साथ वो आगे बढ़ने को तैयार था। सच की मजबूत दीवार खड़ी करने के बाद आरव के जीवन में पहली बार ऐसा समय आया था जब बाहर की लड़ाइयां थोड़ी शांत थी, सिस्टम स्थिर था, टीम मजबूत थी और राष्ट्रीय परियोजना अब सुरक्षित रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। लेकिन असली सुकून उसे उस खबर से मिला जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहा था। अर्जुन घर लौट रहा था। एयरपोर्ट की ओर जाते हुए आरव और अनाया दोनों के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। ये वही बच्चा था जिसे उन्होंने संघर्षों के बीच पाला था, जो हर उतार चढ़ाव का गवाह रहा था, और अब वो दुनिया देखकर वापस लौट रहा था। आरव के मन में कई सवाल थे। क्या अर्जुन बदल गया होगा?
क्या वो अब पहले जैसा रहेगा? क्या दूरी ने उनके रिश्ते को और गहरा किया है या थोड़ा अलग? जैसे ही अर्जुन बाहर आया और दोनों को देखकर मुस्कुराया, आरव को लगा जैसे समय ठहर गया हो। उस एक पल में सारे सवाल खत्म हो गए। गले मिलते समय उसे महसूस हुआ कि दूरी ने उन्हें अलग नहीं किया, बल्कि और मजबूत बना दिया है। घर लौटते ही माहौल बदल गया। हंसी, बातें, किस्से और यादें फिर से दीवारों में गूंजने लगी। अर्जुन अपने अनुभव साझा करता, कैसे अलग देश में सोचने का तरीका अलग होता है, कैसे वहां पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा को लेकर सख्त नियम है, और कैसे वहां भी कई जगह लोग सिस्टम से लड़ रहे हैं। आरव ध्यान से सुनता रहा। उसे गर्व हो रहा था कि उसका बेटा सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि सोच में भी परिपक्व हो चुका है। अनाया बीच बीच में मुस्कुराती, कभी रसोई में जाती, कभी आकर बैठ जाती। घर फिर से घर जैसा लगने लगा था। कुछ दिनों तक आरव ने ऑफिस का काम थोड़ा कम कर दिया। उसने खुद को परिवार के साथ समय देने का फैसला किया। वे तीनों शाम को साथ टहलने जाते, पुराने फोटो देखते और कभी कभी भविष्य की योजनाओं पर बात करते। इसी दौरान अर्जुन ने एक विचार रखा। उसने कहा कि जो मॉडल उन्होंने देश में तैयार किया है, उसे युवाओं के नेतृत्व में एक स्वतंत्र मंच के रूप में भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा मंच जो सरकारी ढांचे से बाहर रहकर भी जागरूकता फैलाए और युवाओं को प्रशिक्षित करे। ये विचार आरव को बहुत पसंद आया। उसे लगा कि अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी जिम्मेदारी संभाले, लेकिन वो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहता था। उसने अर्जुन से कहा कि किसी भी बड़े कदम से पहले गहराई से सोचने की जरूरत होती है। इसी बीच ऑफिस से एक खबर आई। नए डिजिटल प्रोजेक्ट का पहला चरण सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था, बिना किसी सुरक्षा उल्लंघन के, बिना किसी विवाद के। ये आरव के लिए बहुत बड़ी राहत थी। उसे लगा कि महीनों की सावधानी और संघर्ष का फल अब सामने आ रहा है। उस रात परिवार ने छोटा सा जश्न मनाया। कोई बड़ी पार्टी नहीं, बस घर में सादा खाना, थोड़ी सी मिठाई और ढेर सारी मुस्कानें। आरव बालकनी में खड़ा होकर शहर की रोशनी देख रहा था। उसे याद आया कि एक समय वो इस शहर में अकेला और खोया हुआ था। फिर वही शहर उसके संघर्षों का गवाह बना, और आज वही शहर उसकी स्थिरता का प्रतीक बन चुका था। अनाया उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि उसे लगता है कि अब उनका जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। आरव ने महसूस किया कि वो सही कह रही है। अब लड़ाई सिर्फ बचाव की नहीं थी, अब निर्माण की बारी थी। अर्जुन ने भी अपने कुछ दोस्तों से संपर्क शुरू कर दिया था। वो युवाओं के साथ मिलकर एक नई पहल की योजना बना रहा था, जिसमें डिजिटल शिक्षा, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को जोड़ा जाएगा। आरव को उसमें अपने पुराने दिनों की झलक दिखी। वही जुनून, वही जिद, वही उम्मीद। लेकिन फर्क ये था कि अब अर्जुन के पास अनुभव और मार्गदर्शन दोनों थे। कुछ दिनों बाद आरव ने ऑफिस में एक बैठक बुलाई। उसने कहा कि अब समय आ गया है कि नेतृत्व धीरे धीरे विकेंद्रीकृत किया जाए, नए लोगों को सामने लाया जाए। वो खुद अब मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। ये फैसला सुनकर कुछ लोग चौंके, लेकिन अधिकतर लोग समझ गए कि ये बदलाव जरूरी है। रात को अपनी डायरी में आरव ने लिखा कि हर इंसान को एक दिन पीछे हटना सीखना चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी आगे बढ़ सके। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ संघर्षों की कहानी नहीं रही, अब ये विरासत की कहानी बन रही है। घर की हंसी, ऑफिस की स्थिरता और समाज का भरोसा, तीनों मिलकर एक नई रोशनी बना रहे थे। और वह जानता था कि यह रोशनी सिर्फ उसके लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अर्जुन की वापसी के बाद घर में जो नई ऊर्जा आई थी, वो धीरे धीरे आरव की सोच और काम करने के तरीके में भी उतरने लगी थी। अब वो पहले से ज्यादा भविष्य की ओर देखने लगा था। पहले उसकी हर योजना वर्तमान संकटों के इर्द गिर्द घूमती थी। अब वो ये सोचने लगा था कि आने वाले 10-15 सालों में समाज को किस दिशा में जाना चाहिए।
अर्जुन हर दिन किसी न किसी नए विचार के साथ आता। कभी वो युवाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करता, कभी ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बताता, तो कभी ऑनलाइन फेक न्यूज ट्रैकिंग सिस्टम की चर्चा करता। उसकी बातें सुनकर आरव को लगता कि ये वही आग है जो कभी उसके भीतर जला करती थी। लेकिन अब उसमें अधीरता नहीं थी, अब उसमें धैर्य और समझदारी भी जुड़ चुकी थी। एक शाम दोनों पिता पुत्र छत पर बैठे थे। शहर की रोशनी नीचे फैली हुई थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन अपने विचारों को विस्तार से समझा रहा था। वो कह रहा था कि आज की पीढ़ी बदलाव चाहती है, लेकिन उसे सही मंच नहीं मिलता। अगर उन्हें सही दिशा दी जाए तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं। आरव उसे ध्यान से सुनता रहा। उसने महसूस किया कि अब अर्जुन सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने की सोच भी रखता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया। वे अलग अलग क्षेत्रों से थे, तकनीक, शिक्षा, मीडिया और सामाजिक कार्य। उन्होंने मिलकर एक अनौपचारिक बैठक की, जिसमें युवाओं के लिए एक स्वतंत्र मंच बनाने की रूपरेखा तैयार की गई। आरव इस बैठक में सिर्फ श्रोता बनकर बैठा रहा। वो बीच में बोलने के बजाय सबको खुलकर बोलने देता। उसे लगा कि यही सही तरीका है। नई सोच को खुला माहौल चाहिए। बैठक के बाद उसने अर्जुन से कहा कि उसे ये पहल बहुत पसंद आई, लेकिन इसे धीरे धीरे मजबूत नींव के साथ आगे बढ़ाना होगा। जल्दबाजी इसे कमजोर बना सकती है। अर्जुन ने उसकी बात मान ली। ऑफिस में भी आरव अब धीरे धीरे नेतृत्व सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर चुका था। उसने कुछ युवा अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। शुरुआत में कुछ गलतियां हुई, लेकिन उसने उन्हें सिखाने का मौका दिया, न कि दंड देने का। इससे एक नई नेतृत्व संस्कृति बनने लगी, जहां डर नहीं, सीख थी। इसी बीच मीडिया में खबरें आने लगी कि आरव धीरे धीरे पीछे हट रहा है। कुछ लोगों ने इसे थकान का संकेत बताया, कुछ ने इसे रणनीति तो कुछ ने राजनीति से जोड़ दिया। आरव इन चर्चाओं से दूर रहा। उसे पता था कि सच्चाई इनसे अलग है। वो भाग नहीं रहा था, वो जगह बना रहा था। घर में अनाया इस बदलाव को देखकर संतुष्ट थी। उसे लगता था कि आरव अब जीवन के उस चरण में है जहां वह दूसरों को आगे बढ़ते देखकर खुश होता है। एक दिन उसने आरव से कहा कि उसे लगता है कि उसने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा दी है, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा पिता बनकर। ये बात आरव के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थी। इसी दौरान अर्जुन और उसके दोस्तों ने अपने मंच का नाम तय किया, नई दिशा। इसका उद्देश्य था युवाओं को डिजिटल जिम्मेदारी, सामाजिक चेतना और नेतृत्व कौशल सिखाना। आरव ने इस पहल को नैतिक और तकनीकी समर्थन देने का वादा किया, लेकिन उसने साफ कहा कि वह इसे अपने नाम से नहीं जोड़ना चाहता। वो चाहता था कि ये पूरी तरह युवाओं का मंच बने। ये फैसला अर्जुन को और ज्यादा प्रेरित कर गया। धीरे धीरे नई दिशा के पहले कार्यक्रम शुरू हुए। कॉलेजों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे सत्र आयोजित होने लगे। युवाओं की भागीदारी देखकर सब हैरान थे। आरव दूर से ये सब देखता और मुस्कुराता। उसे लगता कि उसकी मेहनत अब नए रूप में आगे बढ़ रही है। एक शाम वो अपनी डायरी लिख रहा था। उसने लिखा कि असली सफलता तब होती है जब आपके बाद भी काम चलता रहे। और अब उसे लग रहा था कि ये संभव हो रहा है, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की चिंता भी थी। क्या वो सच में पीछे हट पाएगा? क्या वो नियंत्रण छोड़ पाएगा? ये सवाल अभी बाकी थे, लेकिन वो उनसे डर नहीं रहा था। वो उन्हें स्वीकार कर रहा था, क्योंकि यही विकास का हिस्सा है। नई पीढ़ी की दस्तक अब साफ सुनाई दे रही थी, और वो इस दस्तक को रोक नहीं रहा था। वो दरवाजा खोल रहा था, पूरे भरोसे के साथ। नई पीढ़ी की दस्तक अब सिर्फ सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि साफ दिखाई देने लगी थी। नई दिशा के कार्यक्रम तेजी से फैल रहे थे। कॉलेजों में हॉल भरने लगे थे, ऑनलाइन सत्रों में हजारों युवा जुड़ने लगे थे, और गांवों में भी उत्साह बढ़ने लगा था। अर्जुन
और उसके साथी पूरे जोश के साथ काम कर रहे थे। उनके चेहरों पर वही चमक थी जो कभी आरव के चेहरे पर हुआ करती थी। आरव ये सब दूर से देखता और भीतर ही भीतर खुश होता, लेकिन खुशी के साथ साथ उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वो पहली बार महसूस कर रहा था कि अब वो हर जगह जरूरी नहीं रहा, और ये एहसास आसान नहीं होता। सालों तक वो हर फैसले का केंद्र रहा था। हर संकट में लोग उसी की ओर देखते थे। हर जीत और हर हार उसके नाम से जुड़ी थी। अब धीरे धीरे लोग अर्जुन और उसकी टीम की ओर देखने लगे थे। ये बदलाव स्वाभाविक था, लेकिन भावनात्मक रूप से कठिन। एक दिन ऑफिस में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें डिजिटल परियोजना के अगले चरण पर चर्चा होनी थी। पहले ऐसी बैठकों की अगुवाई हमेशा आरव करता था। इस बार उसने जानबूझकर युवा अधिकारी को आगे बैठाया और खुद पीछे की कुर्सी पर बैठ गया। मीटिंग बहुत अच्छी रही, फैसले सही हुए, योजनाएं मजबूत बनी और उसे बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मीटिंग खत्म होने के बाद उसे गर्व भी हुआ और खालीपन भी। उसे लगा कि शायद यही पीछे हटने का मतलब है। सब सही चल रहा है। बिना उसके घर लौटकर वो कुछ चुप सा था। अनाया ने ये तुरंत महसूस किया। उसने बिना सवाल किए उसके लिए चाय बनाई और पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद आरव ने खुद कहा कि उसे अजीब लग रहा है। उसे लग रहा है कि वो धीरे धीरे अप्रासंगिक होता जा रहा है। अनाया ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि अप्रासंगिक होना और मार्गदर्शक बनना दो अलग बातें हैं। उसने कहा कि वो अब सामने खड़े योद्धा नहीं, पीछे खड़ा सहारा बन रहा है। ये बात आरव के दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि ये भी एक तरह की जीत है। अर्जुन भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वो चाहता है कि आरव ज्यादा सक्रिय रूप से उनके मन से जुड़े, लेकिन नियंत्रण अपने हाथ में न ले। ये बात सुनकर आरव मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि अर्जुन भी संतुलन समझने लगा है। कुछ हफ्तों बाद नई दिशा का पहला बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ। देश भर से युवा आए, मीडिया भी मौजूद था। सबकी नजरें इस नई पहल पर थी। आरव को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, लेकिन उसने मंच पर लंबा भाषण देने से मना कर दिया। उसने सिर्फ कुछ मिनट बात की। उसने कहा कि असली हीरो मंच पर बैठे युवा है, न कि वह। लोगों ने इस सादगी को बहुत सराहा। अर्जुन की आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। ऑफिस में भी अब आरव धीरे धीरे अपनी भूमिका बदल रहा था। वो रोजमर्रा के फैसलों से हटकर रणनीतिक मार्गदर्शन पर ध्यान देने लगा था। उसने उत्तराधिकार की योजना को अंतिम रूप दिया, नए नेताओं को तैयार किया। कभी कभी उसे डर लगता था, क्या वे सब सही फैसले ले पाएंगे? क्या वे दबाव में टूट तो नहीं जाएंगे? लेकिन फिर उसे याद आता कि उसने खुद भी सीखते हुए ही सब कुछ हासिल किया था। कोई भी परफेक्ट होकर नहीं आता, सब रास्ते में बनते हैं। एक शाम वो पार्क में अकेले टहल रहा था। पेड़ों की छाया, बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की बातचीत, सब कुछ सामान्य था। उसे लगा कि वो भी अब एक सामान्य इंसान की तरह ये सब देख पा रहा है। पहले उसके मन में हमेशा काम चलता रहता था, अब कभी कभी खालीपन भी रहता था। और वो खालीपन डरावना नहीं था, वो सुकून भरा था। रात को अपनी डायरी में उसने लिखा कि पीछे हटने का मतलब हार मानना नहीं होता। इसका मतलब होता है दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देना। ये साहस हर किसी में नहीं होता, और शायद अब वो इसे सीख रहा है। उसने महसूस किया कि उसकी पहचान अब किसी पद से नहीं जुड़ी है। वो अपने मूल्यों से पहचाना जाता है, अपने फैसलों से, अपने रिश्तों से और अपने योगदान से। नई पीढ़ी अब आगे बढ़ रही थी और वो उनके पीछे खड़ा था, बिना शोर किए, बिना दिखावे के, पूरे भरोसे के साथ, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी भूमिका थी। अब पीछे हटने का साहस सीख लेने के बाद आरव की जिंदगी एक नए संतुलन में प्रवेश कर चुकी थी। अब वो हर मीटिंग का केंद्र नहीं था, हर फैसले का अंतिम हस्ताक्षर करता नहीं था।
और हर संकट का अकेला समाधान करता भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उसकी मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस होती थी, क्योंकि अब वो शक्ति से नहीं, विश्वास से जुड़ा हुआ था। ऑफिस में युवा अधिकारी आत्मविश्वास के साथ फैसले लेने लगे थे। वे गलती भी करते, सीखते भी और आगे बढ़ते भी। आरव उन्हें डांटने की बजाय समझाता, उदाहरण देता और सही दिशा दिखाता। ये नेतृत्व का एक नया रूप था, जिसमें डर नहीं, सम्मान था। कुछ लोग इस बदलाव को कमजोरी समझने लगे। कुछ पुराने अधिकारी सोचते थे कि आरव अब पहले जैसा सख्त नहीं रहा। लेकिन जो लोग गहराई से देखते थे, वे जानते थे कि ये कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। घर में भी आरव अब पहले से ज्यादा सहज था। सुबह देर तक चाय पीना, अखबार पढ़ना, कभी कभी पुराने दोस्तों से मिलना और शाम को अनाया के साथ टहलना, ये सब अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। अनाया को लगता था कि उसने आरव को पहली बार पूरी तरह सुकून में देखा है। एक दिन वो दोनों पुराने फोटो एल्बम देख रहे थे। उनमें आरव की अलग अलग तस्वीरें थी। एक साधारण युवक, फिर संघर्ष करता इंसान, फिर नेता, फिर मार्गदर्शक। हर तस्वीर एक दौर की कहानी कह रही थी। आरव को एहसास हुआ कि उसकी पहचान कितनी बार बदली है, लेकिन उसका मूल स्वभाव वही रहा। ईमानदार, जिम्मेदार, संवेदनशील। अर्जुन भी अब अपनी पहल में पूरी तरह डूब चुका था। नई दिशा देश के कई हिस्सों में फैल चुका था। युवाओं को न सिर्फ तकनीकी प्रशिक्षण मिल रहा था, बल्कि नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया जा रहा था। एक दिन अर्जुन ने कहा कि वो चाहता है कि भविष्य में ये मंच राजनीतिक दबाव से पूरी तरह मुक्त रहे। वो नहीं चाहता कि ये किसी पार्टी या समूह का औजार बने। आरव को ये सोच बहुत पसंद आई। उसे लगा कि अर्जुन ने असली खतरे को समझ लिया है। ऑफिस में एक बार फिर कुछ बाहरी दबाव आने लगे। कुछ उद्योग समूह चाहते थे कि कुछ नियमों में ढील दी जाए। वे विकास और निवेश का हवाला दे रहे थे। पहले ऐसे मामलों में आरव खुद आगे बढ़कर लड़ता था। इस बार उसने अपनी टीम को आगे बढ़ने दिया। उसने देखा कि वे उसी दृढ़ता से खड़े हैं, उसी स्पष्टता से जवाब दे रहे हैं, उसी ईमानदारी से निर्णय ले रहे हैं। उसे भीतर से बहुत संतोष हुआ। उसे लगा कि अब सिस्टम सच में मजबूत हो गया है। एक शाम वो अकेले छत पर खड़ा था। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। उसने सोचा कि कभी वो खुद को इन तारों जैसा बनाना चाहता था, सबसे चमकदार। अब उसे लगता था कि जरूरी नहीं कि वो सबसे चमके, बस इतना काफी है कि रोशनी फैले। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा कि पहचान एक दिन बदल जाती है, पद छूट जाता है, नाम पीछे रह जाता है, लेकिन इंसान का असर लोगों के दिलों में रहता है। वो यही असर छोड़ना चाहता था। कुछ दिनों बाद उसे एक विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया। विषय था नेतृत्व और नैतिकता। उसने वहां अपने संघर्षों, गलतियों और सीखों के बारे में खुलकर बात की। उसने खुद को हीरो की तरह पेश नहीं किया। उसने खुद को एक साधारण इंसान बताया, जो गिरा, संभला और आगे बढ़ा। छात्रों ने उसकी ईमानदारी को बहुत सराहा। घर लौटते समय उसे लगा कि शायद यही उसकी असली पहचान है, एक सच्चा इंसान, न कि कोई पदाधिकारी, न कोई शक्तिशाली व्यक्ति। अनाया ने भी उससे कहा कि अब लोग उसे उसकी सादगी के लिए ज्यादा सम्मान देते हैं। ये सुनकर आरव मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि उसकी यात्रा अब बाहरी सफलता से अंदरूनी संतुष्टि की ओर जा चुकी है। वो अब खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं था, वो खुद को समझने की राह पर था। और ये राह बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि अब वो अपनी पहचान से परे एक इंसान के रूप में जी रहा था, पूरे मन से, पूरे सुकून के साथ। पहचान से परे पहुंच जाने के बाद आरव की जिंदगी में एक नया ठहराव आ गया था। ये ठहराव खालीपन नहीं था, बल्कि आत्मचिंतन का दौर था। अब वो हर सुबह सिर्फ काम की सूची के साथ नहीं उठता था, बल्कि अपने मन की स्थिति को भी समझने की कोशिश करता था।
कभी कभी वो बालकनी में बैठकर दूर तक फैले शहर को देखता रहता और सोचता कि ये वही शहर है जिसने उसे टूटते हुए भी देखा और फिर उठते हुए भी। उसके दिन अब पहले से अलग ढंग से शुरू होते थे। अखबार पढ़ते हुए वो सिर्फ खबरें नहीं देखता था, बल्कि उनके पीछे छुपी सच्चाइयों को समझने की कोशिश करता था। उसे अब एहसास हो गया था कि हर घटना का असर किसी न किसी आम इंसान की जिंदगी पर पड़ता है, और यही सोच उसे और ज्यादा जिम्मेदार बनाती थी। ऑफिस में उसकी भूमिका अब मार्गदर्शक की थी। वो रोजमर्रा के कामों में हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन जब भी कोई बड़ा निर्णय सामने आता, लोग उसकी राय जरूर लेते थे। उसकी बातों में अब अनुभव के साथ साथ संतुलन भी होता था। वो हर पहलू को शांति से देखकर सुझाव देता, न कि आदेश। कई बार युवा अधिकारी उसके कमरे में सिर्फ सलाह लेने आते। वे अपने डर, अपनी उलझने और अपनी दुविधाएं खुलकर बताते। आरव उन्हें ध्यान से सुनता और फिर अपने अनुभव साझा करता। वो उन्हें बताता कि गलतियां करना कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने का मौका होता है। घर में भी उसका व्यवहार बदल चुका था। अब वो छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देता था। अनाया की पसंद, उसकी थकान, उसकी चुप्पी, सब कुछ उसे पहले से ज्यादा महसूस होता था। वो समझ गया था कि रिश्तों में समय देना भी उतना ही जरूरी है जितना सम्मान देना। एक दिन अनाया ने पुराने घर की अलमारी साफ करते हुए कुछ पुराने कागज और तस्वीरें निकाली। उनमें आरव के शुरुआती दिनों के दस्तावेज, उसकी पुरानी डायरी, कुछ अधूरी योजनाएं और कुछ टूटे हुए सपनों के निशान थे। दोनों ने मिलकर उन्हें देखा। आरव को याद आया कि कभी उसने कितनी उम्मीदों के साथ ये पन्ने भरे थे, कितनी योजनाएं थी जो पूरी नहीं हो सकी, कितने सपने थे जो समय के साथ बदल गए। लेकिन उसे अफसोस नहीं हुआ। उसे लगा कि हर अधूरा सपना उसे कहीं न कहीं आज तक लाया है। इसी दौरान अर्जुन ने बताया कि नई दिशा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आमंत्रण मिल रहा है। कुछ विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थाएं उनके मॉडल को अपनाने में रुचि दिखा रही हैं। ये सुनकर आरव और अनाया दोनों बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उनकी सोच अब सीमाओं से बाहर जा रही है। लेकिन आरव ने अर्जुन को सावधान भी किया कि विस्तार के साथ साथ मूल्यों को बचाए रखना सबसे जरूरी है। अगर मूल ही कमजोर हो गया तो सब कुछ खोखला हो जाएगा। अर्जुन ने उसकी बात गंभीरता से ली। ऑफिस में भी अब भविष्य की योजनाओं पर काम शुरू हो चुका था। नई तकनीकें, नए नियम और नई चुनौतियां सामने आ रही थी। आरव जानता था कि आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा सबसे बड़े मुद्दे होंगे। उसने अपनी टीम को इसके लिए तैयार करना शुरू कर दिया। नए प्रशिक्षण कार्यक्रम, नए शोध केंद्र, नए साझेदार, सब कुछ धीरे धीरे आकार ले रहा था। एक शाम वो पार्क में अकेला बैठा था। सामने बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग टहल रहे थे, युवा मोबाइल में व्यस्त थे। ये सब देखकर उसे लगा कि समय कैसे सबको अपने साथ बहा ले जाता है। वो खुद भी इसी धारा में बहता आया है, कभी तेज, कभी धीमे, लेकिन अब उसने तैरना सीख लिया है। रात को अपनी डायरी में उसने लिखा कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो हमें गिराता भी है, उठाता भी है, बदलता भी है और समझाता भी है। अगर हम ध्यान से देखें तो हर दौर हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अब वो अपने जीवन को किसी फिल्म की तरह नहीं देखता था। वो इसे एक यात्रा की तरह देखता था, जहां हर मोड़ जरूरी था, हर ठहराव महत्वपूर्ण था और हर अनुभव अनमोल। अनाया ने एक दिन उससे कहा कि उसे लगता है कि अब आरव अपने जीवन के सबसे संतुलित दौर में है। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि शायद अब वो समय के आईने में खुद को साफ देख पा रहा है, बिना भ्रम के, बिना अहंकार के, बिना डर के। और यही साफ तस्वीर उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। समय के आईने में खुद को साफ देख लेने के बाद आरव के जीवन में एक नई तरह की सादगी उतरने लगी थी। ये सादगी दिखावे की नहीं थी, बल्कि सोच और व्यवहार की थी। अब उसे बड़े मंचों,
चमकदार आयोजनों और सुर्खियों की उतनी जरूरत नहीं लगती थी। उसे असली खुशी उन पलों में मिलने लगी थी जो शांत, साधारण और अपने थे। सुबह वो अब पहले से ज्यादा देर तक बालकनी में बैठकर चाय पीता, कभी कभी बिना अखबार खोले ही आसमान को देखता रहता। अनाया उसके पास बैठकर अपने पौधों को पानी देती। दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं होती थी, लेकिन उस चुप्पी में भी एक गहरी समझ होती थी। ऑफिस में भी उसकी दिनचर्या बदल गई थी। वो अब सबसे पहले अपने कमरे में जाकर बैठने की बजाय कर्मचारियों के बीच जाता। कभी किसी से उसके परिवार के बारे में पूछता, कभी किसी की तबीयत का हाल लेता, तो कभी किसी की मेहनत की तारीफ करता। लोग महसूस करने लगे थे कि उनका नेता सिर्फ आदेश देने वाला नहीं, बल्कि उन्हें समझने वाला इंसान है। इससे कार्यस्थल का माहौल और बेहतर हो गया। लोग खुलकर अपनी समस्याएं बताते, गलतियों को छुपाते नहीं और जिम्मेदारी को बोझ नहीं समझते। घर में भी आरव छोटी छोटी खुशियों को महत्व देने लगा था। कभी अनाया के साथ बाजार जाकर सब्जी खरीदना, कभी पुराने गाने सुनना, कभी शाम को छत पर बैठकर चाय पीना। ये सब अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। अर्जुन भी इन दिनों घर पर ज्यादा समय बिताने लगा था। वो अपनी यात्राओं और बैठकों के बीच कुछ दिन परिवार के लिए निकालता। तीनों साथ बैठकर खाना खाते, पुराने किस्से सुनते और कभी कभी हल्की फुल्की बहस भी करते। ये सब देखकर आरव को लगता था कि उसने जिंदगी से बहुत कुछ पाया है। एक दिन अनाया ने सुझाव दिया कि वे दोनों कुछ दिनों के लिए गांव चलें, जहां आरव ने अपने संघर्ष के शुरुआती दिन बिताए थे। आरव को यह विचार बहुत पसंद आया। उसे लगा कि वहां जाकर वो अपने अतीत से फिर से जुड़ सकेगा। वे दोनों कुछ दिन बाद गांव पहुंचे। वही कच्ची सड़कें, वही पुराने मकान, वही लोग, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ था। लोग उसे पहचानते थे, सम्मान करते थे, उससे मिलने आते थे। आरव उनसे बहुत साधारण तरीके से मिलता। वो किसी विशेष व्यवहार की अपेक्षा नहीं करता था। वो उन्हीं के बीच बैठकर चाय पीता, उनकी बातें सुनता और उनके दुख सुख में शामिल होता। गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा कि उसे देखकर लगता है कि सच्ची सफलता इंसान को झुका देती है, घमंडी नहीं बनाती। ये बात आरव के दिल को छू गई। वापस लौटते समय वो बहुत शांत था। उसे लगा कि उसने अपनी जड़ों को फिर से महसूस किया है। ऑफिस में अब उसने एक नई पहल शुरू की। कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सामूहिक कार्यक्रम। इसमें खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और स्वास्थ्य शिविर शामिल थे। उसका उद्देश्य था कि काम और जीवन के बीच संतुलन बना रहे। लोगों को ये पहल बहुत पसंद आई। उन्हें लगा कि वे सिर्फ कर्मचारी नहीं, परिवार का हिस्सा है। मीडिया ने भी इस पहल की सराहना की, लेकिन आरव ने इसे प्रचार का विषय नहीं बनाया। उसके लिए यह दिल से किया गया काम था। एक शाम वो अपनी डायरी लिख रहा था। उसने लिखा कि सादगी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान कम में खुश रहना सीख लेता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे असंतुष्ट नहीं कर सकती। उसे अब पैसों, पदों और प्रशंसा की उतनी परवाह नहीं थी। उसे बस ये चाहिए था कि वो सही रहे, शांत रहे और अपनों के साथ रहे। अनाया ने एक दिन उससे कहा कि उसे लगता है कि अब आरव को देखकर लोग सिर्फ प्रेरित नहीं होते, बल्कि सुकून भी महसूस करते हैं। ये सुनकर आरव मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि शायद यही उसकी असली पहचान है। एक ऐसा इंसान जो ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़ा रहा, जो जीत कर भी विनम्र रहा, जो चमकते हुए भी सरल रहा और जो सादगी में ही सुख ढूंढ पाया। सादगी के सुख को अपनाने के बाद आरव के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ये आया था कि अब उसका पूरा ध्यान धीरे धीरे परिवार की ओर ज्यादा केंद्रित होने लगा था। पहले भी वो परिवार से प्यार करता था, उनकी चिंता करता था, लेकिन तब उसके दिमाग में हमेशा किसी न किसी समस्या, योजना या संकट की गूंज रहती थी। अब पहली बार वो सच में उनके साथ मौजूद रहने लगा था। सुबह जब वो उठता
तो सबसे पहले अनाया से दिन की शुरुआत पर बात करता। कभी पूछता कि आज उसका मन क्या करने का है, कभी उसकी तबीयत का हाल लेता, तो कभी बस यूं ही बैठकर उसकी बातें सुनता। अनाया को यह बदलाव बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता था कि अब उसका पति सिर्फ जिम्मेदार इंसान नहीं, बल्कि संवेदनशील साथी भी बन गया है। अर्जुन भी इस बदले हुए माहौल को महसूस कर रहा था। पहले घर में हमेशा एक तरह की गंभीरता रहती थी। अब वहां हंसी, हल्की फुल्की बहस और अपनापन ज्यादा दिखने लगा था। तीनों साथ बैठकर खाना खाते, कभी बाहर घूमने जाते और कभी घर पर ही फिल्म देख लेते। एक दिन अनाया ने सुझाव दिया कि वे सभी मिलकर एक छोटा सा पारिवारिक यात्रा कार्यक्रम बनाएं। कोई बहुत दूर नहीं, बस किसी शांत जगह पर जाकर कुछ दिन साथ बिताएं। आरव को यह विचार तुरंत पसंद आ गया। उसने महसूस किया कि इतने वर्षों में उन्होंने शायद ही कभी बिना किसी काम या जिम्मेदारी के छुट्टी मनाई हो। कुछ हफ्तों बाद वे तीनों एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में पहुंचे। वहां न ज्यादा भीड़ थी, न ज्यादा शोर, बस हरियाली, साफ हवा और शांति। वहां पहुंचते ही आरव को वही पुराना सुकून महसूस हुआ जो उसने पहले पहाड़ों में पाया था। वे सुबह साथ टहलने जाते, स्थानीय लोगों से बातें करते, छोटी दुकानों से चाय पीते और शाम को बैठकर दिन भर की बातें साझा करते। अर्जुन अपने भविष्य की योजनाएं बताता, अनाया अपने सपनों की बातें करती और आरव दोनों को ध्यान से सुनता। उसे लगता था कि यही असली संपत्ति है, साथ, समझ और समय। इसी यात्रा के दौरान एक शाम वे एक पहाड़ी पर बैठे सूरज को ढलते देख रहे थे। आसमान रंग बिरंगा हो गया था, ठंडी हवा चल रही थी। उस पल आरव को लगा कि उसकी जिंदगी के सारे संघर्ष, सारे डर और सारी थकान जैसे इसी दृश्य में घुलकर खत्म हो रहे हैं। उसने सोचा कि अगर कोई उससे पूछे कि सफलता क्या है, तो वो यही पल दिखा देगा। घर लौटने के बाद आरव ने परिवार को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रख दिया। उसने कुछ गैर जरूरी कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया। सप्ताहांत को पूरी तरह परिवार के लिए सुरक्षित रखा। ऑफिस में भी उसने अपने शेड्यूल को इस तरह बदला कि घर के समय में काम कम से कम आए। ये सब उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि रिश्ते भी मेहनत मांगते हैं। एक दिन अनाया की तबीयत अचानक खराब हो गई। ज्यादा कुछ नहीं, बस थकान और कमजोरी। लेकिन आरव बहुत घबरा गया। वो खुद अस्पताल लेकर गया, डॉक्टर से बात की और पूरे समय उसके पास रहा। अनाया ने मजाक में कहा कि इतनी छोटी सी बात पर वो इतना परेशान क्यों हो रहा है। आरव ने महसूस किया कि उसके लिए ये छोटी बात नहीं थी, क्योंकि अनाया उसकी जिंदगी की धुरी थी। अर्जुन भी इस दौरान बहुत जिम्मेदार दिखा। उसने घर और ऑफिस के काम में मदद की, मां का ध्यान रखा और पिता का बोझ हल्का करने की कोशिश की। आरव को देखकर लगा कि उसका बेटा सच में बड़ा हो गया है। इसी बीच अर्जुन ने अपने मंच के लिए कुछ सामाजिक परियोजनाएं शुरू की, जिनमें परिवारों को डिजिटल जागरूकता और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती थी। उसने ये सब अपने घर के अनुभव से सीखा था। आरव को ये देखकर बहुत गर्व हुआ। उसे लगा कि मूल्य पीढ़ियों में आगे बढ़ रहे हैं। रात को अपनी डायरी में उसने लिखा कि दुनिया की सबसे मजबूत व्यवस्था परिवार होती है। अगर ये मजबूत है तो इंसान हर तूफान झेल सकता है। अब उसे ये बात अपने जीवन में सच लगने लगी थी। उसका घर अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो उसकी ऊर्जा का स्रोत था, उसकी प्रेरणा था, उसकी शरण स्थली था, और वो खुद उस धुरी का हिस्सा बन चुका था जो इस परिवार को जोड़कर रखती है। वो समझ गया था कि चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, अगर परिवार नहीं होता तो सब अधूरा होता। और अब उसने ये अधूरापन कभी नहीं आने देने का फैसला कर लिया था। परिवार की धुरी बन जाने के बाद आरव के जीवन में एक ऐसी स्थिरता आ चुकी थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी वो लगातार भागता रहा था, कभी बदले के लिए, कभी पहचान के लिए, कभी सुरक्षा के लिए और कभी व्यवस्था बनाने के लिए।
अब पहली बार वो बिना भागे, बिना घबराए और बिना किसी डर के जी रहा था। उसके दिन अब किसी अलार्म की आवाज से नहीं, बल्कि मन की शांति से शुरू होते थे। सुबह वो बालकनी में बैठकर चाय पीता, सामने उगते सूरज को देखता और सोचता कि जिंदगी कितनी अजीब है। एक समय था जब हर सुबह उसे डर के साथ शुरू करनी पड़ती थी और आज हर सुबह उम्मीद के साथ आती है। अनाया उसके पास बैठती, कभी कोई छोटी सी बात करती, कभी बस चुपचाप आसमान देखती। दोनों के बीच अब शब्दों की जरूरत कम हो गई थी। उनकी चुप्पी भी संवाद बन चुकी थी। ऑफिस में भी अब आरव का काम एक अलग रूप ले चुका था। वो अब फैसले लेने वाला नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने वाला बन गया था। युवा अधिकारी अपनी योजनाएं लेकर आते, वो उन्हें सुनता, सही सवाल पूछता और फिर उन्हें खुद समाधान खोजने देता। ये तरीका पहले से ज्यादा प्रभावी था। लोग जिम्मेदारी लेना सीख रहे थे, गलतियों से डरना छोड़ रहे थे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। नई डिजिटल परियोजना अब पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू हो चुकी थी। कहीं कोई बड़ा विवाद नहीं, कोई बड़ा संकट नहीं। ये अपने आप में एक चमत्कार जैसा था। आरव जानता था कि इसके पीछे उसकी नहीं, बल्कि पूरी टीम की मेहनत थी। उसे ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं था। अर्जुन भी अब अपने मंच नई दिशा के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका था। कई विश्वविद्यालय और संस्थाएं उसके साथ जुड़ रही थी। वो युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। ये बात उसने अपने पिता से सीखी थी। एक दिन अर्जुन ने कहा कि वो आगे चलकर सार्वजनिक नीति और सामाजिक तकनीक पर शोध करना चाहता है। वो चाहता है कि सिस्टम के भीतर रहकर बदलाव लाए। ये सुनकर आरव की आंखें भर आई। उसे लगा कि उसकी सोच अब एक पीढ़ी आगे बढ़ चुकी है। घर में अब एक नई तरह की खुशहाली थी। कोई बड़ी पार्टी नहीं, कोई दिखावा नहीं, लेकिन हर दिन में संतोष था। कभी तीनों साथ बैठकर पुराने वीडियो देखते, कभी पुराने दोस्तों को बुलाते, कभी अचानक बाहर खाना खाने निकल जाते। इन सब पलों में आरव को लगता कि उसने सच में जिंदगी जीना सीख लिया है। एक शाम वो अकेला छत पर खड़ा था। हवा हल्की थी, दूर से शहर की आवाज आ रही थी। उसने अपनी पूरी यात्रा को मन ही मन दोहराया। वो दिन जब उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, जब उसकी याददाश्त चली गई थी, जब वो घर जमाई बनकर साधारण जिंदगी जी रहा था, जब उसने सच जाना, जब उसने बदला नहीं न्याय चुना, जब उसने सिस्टम बनाया, जब उसने परिवार को बचाया। और अब ये दिन जहां उसे कुछ साबित नहीं करना था, सिर्फ जीना था। अनाया उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि उसे लगता है कि अब उनकी जिंदगी किसी कहानी की तरह लगती है। आरव ने मुस्कुराकर सोचा कि हाँ, ये कहानी है, लेकिन किसी फिल्म की नहीं। एक आम इंसान की कहानी, जिसने गिरकर उठना सीखा, जिसने खोकर पाना सीखा, जिसने लड़कर नहीं समझकर जीतना सीखा। रात को उसने अपनी डायरी में आखिरी पन्नों में से एक पर लिखा कि सुकून कोई जगह नहीं, एक अवस्था है। जब इंसान अपने अतीत से डरना छोड़ दे, अपने वर्तमान को स्वीकार कर ले और भविष्य से उम्मीद रखे, तब वो सुकून में होता है। और आज वो उसी अवस्था में था। उसने ये भी लिखा कि अब वो खुद को किसी नाम, किसी पहचान या किसी उपलब्धि से नहीं जोड़ता। वो खुद को एक पति, एक पिता, एक मार्गदर्शक और एक इंसान मानता है। बस इतना ही काफी है। घर के अंदर से अनाया और अर्जुन की हंसी की आवाज आ रही थी। वो मुस्कुराया और अंदर चला गया, क्योंकि यही उसकी असली दुनिया थी, यही उसकी असली दौलत थी, यही उसकी असली मंजिल थी और यही उसकी आत्मा को सुकून मिला था। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें,
ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।